यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। लाइव नोटिफिकेशन तथा नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं कानपुर के देव कुमार जी से। देव कुमार जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद संजीव जी। जी, इससे पहले कि मैं देव कुमार जी से आपकी बातचीत कराऊं, आपसे परिचय कराऊं, इससे पहले बताना चाहूँगा कि देव कुमार जी जो हैं वो काफ़ी किताबें लिख रहे हैं। बहुत उनकी किताबें चर्चित हैं। हाँ 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 मैं भंगी हूँ, मेहतर समाज के ऊपर और सफाई कामगारों पर खास तौर पर उनका काम है। सुदर्शन के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं लगातार। और एक क्रांतिकारी चिंतक हैं, साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे। देव कुमार जी, आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी हुई, कहाँ पर हुई? आप अपने शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारा जन्म तो कानपुर में हुआ। कानपुर की एक बहुत ही पुरानी बस्ती थी और बहुत ही प्रतिष्ठित बस्ती, हड्डी गोदाम, जहां से सबसे ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ता हुए। उस बस्ती से सबसे ज्यादा शिक्षित लोग भी निकले उसी बस्ती से। उसी बस्ती में आपसे चर्चा हुई थी मकरंद लाल जी भारती जी के बारे में। उनके पास में ही मेरा घर था, उसी बस्ती में मेरा जन्म। और शिक्षा दीक्षा भी मेरी कानपुर में ही हुई। वैसे हमारा जो परिवार था वो मूल रूप से बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले का रहने वाला था। अच्छा। हमीरपुर जिले का, और वहां पर उनको डुमार कहा जाता है जी। लेकिन मेरे पिताजी का जो शैक्षिक प्रमाण पत्र था उसमें बसोर लिखा हुआ था। अच्छा। सर्टिफिकेट बसोर था लेकिन गांव में उनको डुमार कहा जाता था। जी, तो जब ये बताइए। हाँ, पूछिए जी, मैं आपकी बात को थोड़ा इंटरप्ट करते हुए, क्योंकि हमारे साथी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनके मन में जिज्ञासा होगी कि डोमार जो हैं और बसोर, तो ये एक ही है दोनों? मतलब दोनों के बीच में क्या वैवाहिक संबंध वगैरह होते हैं? कम होते हैं। देखिए क्या है, हमीरपुर बुंदेलखंड में हमीरपुर जिले से लेके महोबा जिले के आसपास में जो जाति है वो आमतौर पर डुमार कहलाती है। और जो महोबा से छतरपुर का हिस्सा है वो लोग बसोर कहलाते हैं। ठीक है, हमीरपुर वाले बसोर भी कहलाते हैं और डुमार भी कहलाते हैं, लेकिन जो छतरपुर वाले हैं या महोबा से उधर आगे का हिस्सा है वो लोग बसोर ही कहलाते हैं। वो बसोर ही कहलाते हैं। और इस तरफ के लोग तो सफाई के पेशे में हैं, जैसे कानपुर जिले में आकर के हमीरपुर जिले के लोग सफाई के पेशे में हैं। लेकिन जो बसोर समाज है वो आमतौर पर इस पेशे, झाड़ू वाले पेशे में ना हो करके, वो भी सफाई का ही पेशा करता है लेकिन जैसे आमतौर पर कचरा बिनने का वो काम अपना करता है। नगर महापालिका या नगर निगम में उनके पास जॉब नहीं है ज्यादा, वो लोग इस तरह से करते हैं। जबकि वही बसोर समाज जो यहाँ पर झाड़ू वालों से कोई संबंध नहीं रखता, वही जब भोपाल में जाता है, जब मध्य प्रदेश के इलाके में गया है, तो सारी सफाई की नौकरियों में वही लोग हैं। वही लोग हैं। अच्छा, माने तो ये दोनों जातियों में थोड़ा फर्क है, इसका मतलब? हाँ, थोड़ा फर्क है लेकिन संबंध भी हैं, लेकिन उतने ज्यादा नहीं है जो सच्चाई है। ज्यादा नहीं। अच्छा। मतलब आप जो है वो डोमार समाज से ही ताल्लुक रखते हैं? हाँ, हम लोग डुमार समाज से ही ताल्लुक रखते हैं। तो आप बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और कैसा रहा आपका बचपन का समय? हमारी शिक्षा दीक्षा हमारी बस्ती में ही समाज के लोगों ने ही विद्यालय बनाया था, ऋषि सुदर्शन विद्या मंदिर, उनके नाम से ही वो विद्यालय था। उसी विद्यालय में हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई। और उसके पहले चूंकि मेरी माँ जो थी वो सरकारी स्कूल में आया के पद पर काम करती थी, तो जो हम लोग छोटे छोटे थे तो उनको नौकरी भी करनी होती थी, तो हमें साथ लेकर के ही वो अपने सब विद्यालय जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी तो हम लोगों को लेकर के जाया करती थी। तो सही मायने में अक्षर की शुरुआत जो है हमारी वहीं से स्कूलों से हुई, उनके स्कूलों से। लेकिन जो विधिवत हमारी पढ़ाई शुरू हुई, जो समाज के ही प्रतिष्ठित लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उस समय जो स्कूल बनाया था,
ऋषि सुदर्शन विद्या मंदिर उच्च विद्यालय से हमारी पढ़ाई शुरू हुई। बहुत वहां से मैंने कक्षा 8 तक पढ़ाई की। फिर उसके बाद हाई स्कूल के में BNSD इंटर कॉलेज है कानपुर में, काफी फेमस स्कूल है, उसमें आ गया। और फिर फिर मैं ग्रेजुएशन करने के लिए कानपुर का एक बड़ा कॉलेज है क्राइस्ट डिग्री कॉलेज, फिर मैं वहां पर आ गया। इस तरीके से मेरी शिक्षा चली। अच्छा, मतलब ये है कि पूरी शिक्षा आपकी जो है वो कानपुर में ही हुई है? हाँ, कानपुर में ही है और एक सिंपल स्नातक मैंने किया हुआ है। अच्छा अच्छा, जी, बहुत बढ़िया। तो आपने एक किताब लिखी है, हाँ हाँ मैं भंगी हूँ, और मेहतर समाज के ऊपर भी आपने बताया है कि आपने किताब लिखी है। तो लेखक तो खैर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कुछ खास मुद्दे पर लिखने की उनको प्रेरणा मिलती है। तो आपको इन मुद्दों पर लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? देखिए 92 के पहले, 91 के पहले मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उतना नहीं जानता था। तो एक काम जो युवा होता उस तरह से मेरी जिंदगी थी। लेकिन बस मेरे में सिर्फ इतना सा फर्क था कि मैं शुरू से ही साहित्यिक प्रवृत्ति का था, सांस्कृतिक प्रवृत्ति का था। नाटक लिखना, देखना, कविताएं करना, मिट्टी की मूर्ति बनाना, इस तरह के तमाम सारे गुण, चित्रकला, ये सब मेरे अंदर थे। 91 के आसपास मैंने अम्बेडकर साहित्य पढ़ा। मेरे मामा जी ने मुझे दिया पढ़ने को और मैंने अम्बेडकरी साहित्य पढ़ा। अम्बेडकरी साहित्य पढ़ने के बाद मेरे अंदर एक आग लगी कि ये तो बड़ा अत्याचार हुआ है हमारे साथ में। लेकिन मैंने अत्याचार से निपटने का जो तरीका बनाया, वो मैंने ये सोचा कि आज जो लोग हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं और हम जो ये अत्याचार सह रहे हैं, जो आग आज मेरे अंदर इस चीज को पढ़ करके लगी, अगर ये लोगों तक पहुंचे तो वो लोग भी इस आंदोलन को बढ़ाएंगे आगे। तो मैंने ये तरीका अपनाया थिएटर के माध्यम से। जो मैंने सारा इतिहास पढ़ा, उस सारे इतिहास को मैंने एक नाटक लिखा दास्ता के नाम से। और दास्ता के नाम से, जिसमें 5000 साल की गुलामी का पूरा इतिहास था, उस दास्ता के नाम से नाटक लिखने के बाद मैंने उसका मंचन जगह जगह किया। वो नाटक बहुत प्रसिद्ध नाटक हुआ। उसको भी कई मतलब किताबों में भी इस नाटक को जगह मिली, तमाम पत्र पत्रिकाओं में वो नाटक छपा और लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हमने किया। और हिंदी भाषा भाषी राज्यों में भी उस नाटक को हम लेकर के गए। उस नाटक के माध्यम से मैंने शुरुआत की। काम करते करते 99 के दौरान, 98-99 के दौरान मुझे इस बात का एहसास हुआ कि दलित आंदोलन में भी जातियां हैं। और विशेषकर हम लोगों के मामले में जो भी जातियां सफाई कर्मचारी समुदाय से संबंधित है या सफाई पेशे से संबंधित है, उनके साथ तो एक विशेष भेदभाव बना ही हुआ है। तो जब मैंने इस बात को महसूस किया तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस पूरी ऊर्जा को, जो मेरे पास पूरी ऊर्जा है, मैं उसी समुदाय में लगाऊं, जो कि वो प्रश्न मेरे पूरे जीवन पर काम करने के बाद आखिरी में यही आना है, आखिर उनका क्या हुआ जहां पर आप जन्मे थे। मैं जहां पर दिए पहले से जल रहे हैं, उन दियों को और रोशनी दूं, उससे बहुत अच्छा होगा कि जहां पर रोशनी पहुंची ही नहीं है, मैं उन जगहों पर दिए जलाना शुरू करूं। और मैंने इसकी शुरुआत की। मैंने 98 में कानपुर के अपने 10-12 साथियों को, जो उस समय मैं जानता था कि वो अम्बेडकरवादी हैं, मैं उतना अम्बेडकर मैं थिएटर के माध्यम से करता था, वो समाज के स्तर पे कर रहे थे। तो ऐसे सारे लोगों को मैंने 12 लोगों को इकट्ठा किया, समाज के लोगों को, और मैंने इस पर चर्चा की। मैंने सारी प्लानिंग कर रखी थी कि मुझे आगे क्या करना है। और मैंने उन सबको जोड़ करके एक समिति जो मेरे पहले से मेरे दिमाग में थी, उसको मैंने उनके सामने रखा, जिसका मैंने नाम रखा स्वयं सुधार समिति। मैं मोहल्ला सुधारने की बात नहीं कर रहा, मैं शहर सुधारने की बात नहीं कर रहा, मैं समाज सुधारने की बात नहीं कर रहा, मैं उससे पहली जो नींव की बात है वो बात कह रहा हूं आपसे। इसका अर्थ है, नाम है स्वयं सुधार समिति। अगर हम नहीं सुधरे तो हम समाज को क्या बदल पाएंगे। इसलिए पहला जो मैंने शुरुआत की, सामाजिक संगठन जो बनाया, उसका मैंने नाम रखा स्वयं सुधार समिति। उसके माध्यम से हमने काम को करना शुरू किया और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट कानपुर में शुरुआत हुई। लेकिन सब कुछ तो अच्छा था, लेकिन धर्म के मामले को लेकर के लोग बिफर जाते थे। तो हमारे ही बहुत सारे साथी जो उस समय तक कच्चे थे, मतलब पूरी तरह से अम्बेडकरवाद में परिपक्व नहीं हुए थे या धर्म के बंधन से छूट नहीं पाए थे, उनको तकलीफ होने लगी कि यार ये प्रॉब्लम कुछ, ये ठीक नहीं है तरीका। वो लोगों ने काम को स्थगित करा दिया, काम नहीं बढ़ पाया। लेकिन आग तो मेरे अंदर जली थी, तो मुझे तो कुछ ना कुछ नया ढूंढना ही ढूंढना था। फिर मैंने सोचा कि जिस तरह से
आज मैं अपने जड़ पे काम कर रहा हूँ, यानी कि जिस समुदाय में मेरा जन्म हुआ मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। तो अगर हम समुदाय की दृष्टि से इसको व्यक्ति में बांट दें तो मुझे लगता है कि बच्चे उस समाज की जड़ हैं। तो फिर मैंने बच्चों के लिए कार्यक्रम शुरू किया और उस कार्यक्रम का नाम रखा मैंने बुनियाद। बुनियाद, जड़ मतलब बच्चे ही हमारे समाज की बुनियाद हैं। और उसके माध्यम से हमने अपनी बस्तियों में क्लास लगाना शुरू किया, बिल्कुल आरएसएस की तरह। हम लोग सुबह बस्ती में अपने जाते थे, बच्चों को जगाते थे और एक जगह इकट्ठे हो करके बाबा साहब का गीत गाते थे। उसके बाद कुछ शारीरिक अभ्यास करते थे, एक्सरसाइज करते थे। फिर मैं कुछ इतिहास पर बात करते थे, हम लोग बच्चों के कोर्स से संबंधित कुछ बात करते थे। तो बड़ा रोचक कार्यक्रम करीब 2 घंटे का हमने तैयार किया और वो कार्यक्रम शुरू हो गया और जय भीम का नारा चल पड़ा। और ये हुआ तो कि धीरे धीरे ये स्थिति हो गई कि को ही सब बच्चे जय भीम के नाम से जानने लगे कि यही जय भीम है। और मेरा नाम ही आज अगर कानपुर कभी आप आएंगे, बस्तियों में जाएंगे तो मेरा नाम जय भीम ही पड़ गया। काम का ही असर हुआ कि हाँ, आज पूरे शहर में जय भीम का नारा है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि कानपुर में जो हर शहरों में होता है, कानपुर में भी वो स्थिति है कि जो अग्रिम पंक्ति के जो दलित जातियां हैं, जो पहले से आरक्षण का उनको लाभ मिला, वो बाबा साहब के मूवमेंट में भी पहले आई। और बाकी जो दूसरी जातियां हैं, जो छोटी छोटी जातियां हैं, वो थोड़ा लेट में आई। तो कानपुर के शहर में जो दलित आंदोलन है, तो क्या ये जो फर्क है वहां पर दिखता है क्या, जो बंटवारा है? देखिए, कानपुर शहर में ये तो सब जगह है। यहाँ पर कानपुर शहर में जो बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के मेले लगते हैं, जो बड़ा सबसे बड़ा विशाल मेला लगता है, उसके भी सारे पदाधिकारी एक जाति विशेष के हैं। ठीक है। कानपुर का जब बौद्ध विहार है, बौद्ध विहारों का संचालन या उसका निर्माण जो भी है, वो भी सिर्फ एक जाति विशेष के उसमें है। बहुत ज्यादा किसी को रखते हैं तो वो समझिए जो बाहर से समर्थन वाला व्यक्ति होता है, वो अंदर का व्यक्ति नहीं होता। तो सच्चाई यही है कि बौद्ध धर्म में भी और अम्बेडकरवाद में भी जातियां पूरी तरह से विद्यमान हैं। हम लोग आरक्षण के मुद्दे पर भले साथ में सब खड़े हो जाते हैं, हकों के मामले में साथ में खड़े हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सामाजिक रूप से लोग अलग अलग हैं, राजनीतिक रूप से भी अलग अलग हैं, भेद राजनीतिक रूप से बना हुआ है जी। ये सच्चाई है। मतलब बाबा साहब ने जो एक नारा दिया था जाति तोड़ने का, काफी पहले 1930 के आसपास, जो उन्होंने किताब भी लिखी उस पर, तो मेरा ख्याल है कि दलित आंदोलन में भी वो मकसद कहीं ना कहीं अधूरा छूटा पड़ा हुआ है और बहुत दूर चला गया है। जो शायद बाबा साहब अम्बेडकर के समय करीब भी दिखता होगा, वो दिन प्रतिदिन दूर होता चला जा रहा है। सामाजिक रूप से दलित समाज आज भी एक नहीं है, और एक नहीं है एक अलग बात है, एक होना भी नहीं चाहता, ये उससे बड़ी बात है। सबको अपनी जाति में सुख है। देखिए, हम लोग क्या कहें, हम तो सबसे नीचे के लोग हैं। हम अगर कहें कि हम जाति पाति मिटाना चाहते हैं, इसका कोई बहुत मतलब नहीं ना। मतलब तो उसका है जो ऊपर अपने आप को मानता है या ऊपर संपन्न है। अगर वो इस बात को कहे कि हमें जाति पाति खत्म करना चाहिए, तो उसका मतलब होगा। हमारे कहने का कि हम जाति पात नहीं मानते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां पर भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं यहाँ पर जानना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारी छोटी छोटी जातियाँ हैं जिस पर लिखा नहीं गया, जिस पर आपको नेट में भी सर्च करेंगे तो आपको, जैसे मखियार जाति है, नेट में आप सर्च करेंगे या कहीं उनके बारे में कोई किताब या कुछ भी नहीं मिलती है। तो बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं जिस पर काम नहीं हुआ है। डोमार जाति भी एक ऐसी जाति है जिस पर काम नहीं हुआ है, बहुत उस पर काम कोई करे, इसकी ज़रूरत है। तो जो नागपुर में डोमार जाति जो है, वो उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है और कितनी संख्या में लगभग, या उनका सामाजिक जो संख्या है वो कितना है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। डोमार समाज के बारे में। कानपुर की हम बात करें। देखिए, मैं चूंकि अब यहाँ पर मैं इस तरह से बाइफरकेट नहीं करूंगा, नहीं बता पाऊंगा कि डोमार कितना है या और लोग कितने हैं। बस ये मान के चलिए कि कानपुर में पूरे जो स्वच्छकार समुदाय है, जो स्वच्छकार समुदाय है कानपुर का, इसकी आबादी 2.5-3 लाख 4 लाख के करीब है यहाँ पर कानपुर में, इतनी आबादी। और उसमें बड़ी संख्या जो है, इसमें जो बड़ी संख्या है वो बुंदेलखंड के ही लोगों की है, सबसे बड़ी संख्या। जिनको डोमार कह लें या बसरो कह लें, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है इस आबादी में। हेला भी है, 60%। हाँ, बिल्कुल है।
क्या है देव कुमार जी, ये बिल्कुल सच्चाई है कि जो है रिसर्च होने की जरूरत है बहुत सारे समाज के बारे में। कुछ किताब जो है हेला के समाज के बारे में भी किताब उनको मिलती है, जो सजीवन नाथ राव की किताब मेरे पास रखी हुई है, हेला की समाज। कहानी, हेला की जुबानी। लेकिन हाँ मैंने हेला शब्द पर बहुत बड़ा रिसर्च किया है अच्छा, और वो किताब मेरी इस समय प्रेस में है। प्रेस में है, बहुत बढ़िया हेला वो शब्द पर इतना किताब। बड़ा रिसर्च अभी तक नहीं आया होगा जो मैंने किया है। वो किताब तो शायद 10-15 दिन में आने वाली होगी। वो बहुत किताब बढ़िया, तैयार हो गई। मैंने हेला अभिनंदन शब्द है पे लिखा था पूरा। जी। तो बहुत सारे हम जो दलित जातियां हैं उस पर, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि जो अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास बना भी नहीं सकता। तो अगर आप किसी बारे में सर्च कर रहे हैं या खोज रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि उस जाति को आप समर्थन या जाति प्रथा को समर्थन कर रहे नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल सही अपनी बात जड़ों आप को, बता। अपनी जड़ों को ढूंढने की बात है बिल्कुल बिल्कुल, कि जैसे मैंने हम क्या हमारी आपसे समझ। पहले भी बात हुई थी जी कि मैंने जैसे कि अ, जो बुंदेलखंड का समाज है या फतेहपुर का हमारा सफाई कर्मचारी समाज है, इनके जो गोत्र हैं जो सैकड़ों सालों से चले आ रहे हैं, बिल्कुल आखिर बिल्कुल। इनका क्या मतलब है। हम्म, मैंने इसकी खोज शुरू की तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा आप तो अम्बेडकरवादी हैं, आप इन सब चीजों में कहाँ पड़े हैं। लेकिन जैसा अभी हम्म, आपने कहा कि मेरे उसके उद्देश्य दूसरे हैं, उसमें कुछ बिल्कुल जड़ें हैं, उसमें ऐसे कुछ बिंदु हैं, ऐसे स्रोत सूत्र बाकी हैं जो अभी तक सामने उठ करके नहीं आए हैं। बाबा साहब नहीं ये। अम्बेडकर ने, जी जी, बाबा साहब ने खुद ही कहा था कि अपने इतिहास को खोजो। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा कि जिस कौम हाँ को अपना इतिहास नहीं मालूम वो अपना भविष्य नहीं बना सकती। लेकिन लोगों बिल्कुल। ने क्या सोचा कि वो बाबा साहब के इतिहास तक ही रुक करके रह गए, उन्होंने हम्म। आगे तक नहीं जाने की कोशिश की। मेरा जो कदम है वो उस दबे इतिहास को जो अभी तक नहीं आया, उस इतिहास को लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि अभी आप काफी बड़ा काम आप सुदर्शन समाज को लेकर के, खास करके जो सुदर्शन ऋषि है उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। जी जी अमित। और थोड़ा बहुत इस पर मैं भी लिखा हूँ, लेकिन जो किताब के क्षेत्र में या जो गंभीर काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये काम करने की जरूरत क्यों आन पड़ी आपको? अब मैं एक चीज महसूस करता हूँ कि जिस समाज में हम काम कर रहे हैं उस समाज के बहुत करीब जाने के लिए उसको भावनात्मक रूप से छूना पड़ेगा। हम्म भावनात्मक रूप से जब आप टच करते हैं वो समाज आपके आपसे सामने उसका बैठ जाता है, उसको आपकी बात समझ में आने लगती है। तो अगर इतना बड़े तादाद में लोग सुदर्शन जी को मान रहे हैं, हो सकता है कि उनको ना मिला हो ये आधार। अम्बेडकरवाद की दृष्टि से देखने पर वो उसको पूरी तरह से नकार रहे हों, लेकिन जरूरी नहीं कि उन्होंने पूरा पढ़ लिया। वो वहीं तक रुक गए ना। मैंने जैसे कहा कि बाबा साहब ने कहा कि हमें इतिहास जिसको नहीं मालूम वो भविष्य नहीं बना सकता, तो वो वहीं तक रुक गए जितना अभी तक था। उन्होंने खोजने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने खोजने की कोशिश की, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मेरी कौम एक इस देश की, इस दुनिया की सबसे सच्ची कौम है, जिसने इस देश की बगैर किसी लोभ के, किसी लालच के सेवा की है। इसलिए इसने जो फैसला किया है पूरी तरह से गलत नहीं हो सकता, उसके अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी। और मैंने शायद यही इसी प्रेरणा के साथ में उस सच्चाई को खोजने की मैंने कोशिश की। आज हम कहें कि सुदर्शन समाज का आंदोलन एक पिछड़ा हुआ आंदोलन है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक दौर था जब 50-60 के दौर में सुदर्शन शब्द आया और सुदर्शन समाज एक आंदोलन बना। तो उस समय इस देश के अंदर कम से कम 27 तरह की सफाई कर्मचारी जातियों को जोड़ने का काम किया सुदर्शन समाज आंदोलन ने। हम इसको अगर आध्यात्मिक दृष्टि से ना देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें और एकता की दृष्टि से देखें, तो मैं समझता हूं कि सुदर्शन समाज आंदोलन ने एक बड़ा काम किया था। उस समय मतलब गुजरात तक उन्होंने अपने आंदोलन को पहुंचाया। भोपाल मतलब मध्य प्रदेश पहुंच गया, महाराष्ट्र पहुंच गया, बंबई पहुंच गया और गुजरात पहुंच गया। तो ये बड़ा काम था, छोटा काम नहीं था। तो ये काम फिर मुझे लगा कि मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसे प्रमाण दिखने लगे, कहीं ना कहीं झलक सुदर्शन जी की मिलने लगी, लेकिन वो सुदर्शन के रूप में नहीं मिलती थी, वो शपथ के रूप में है। हमारे लोग जो आज कर रहे हैं वो इसी में थोड़ी सी उनकी अज्ञानता है कि सुदर्शन जैसा कोई ऋषि नहीं है कहीं पर। अगर आपको अपना अतीत खोजना है तो आपको उन शब्दों में खोजना पड़ेगा जो आज के संदर्भ में उपेक्षित शब्द हैं या गाली के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्योंकि बिल्कुल सही है। आज हम अपने आप को बहुत सम्मानित समझते हों, लेकिन पहले हम ऐसे नहीं थे। पहले इतिहास में या पुराण में या धर्म की किताबों में जहां पर भी हमारी कहीं ना कहीं जो उपस्थिति दिखाई पड़ती है वो उपेक्षित के रूप में दिखाई पड़ती है।
यानी कि हमारा जो अतीत है उन शब्दों में है जो आज के संदर्भ में गालियां हैं, और लोग गाली मान करके छूते नहीं है, और मैं गालियों के भीतर ही घुसता हूँ, और मैं उन्हीं से खोज खोज करके लेकर के आया। तो मैंने ऐसे प्रमाण देखे कि सुपथ शब्द, सुपथ ऋषि के बारे में संत रविदास भी बोल रहे हैं, जिनको हम सबसे ज्यादा क्रांतिकारी कवि मानते हैं, कबीर साहब भी बोल रहे हैं, पलटू साहब भी बोल रहे हैं, नानक भी बोल रहे हैं। और तो हम एक तरफ तो हिंदू धर्म व्यवस्था का खंडन करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं निर्गुण धारा के संतों को मानते हैं। सच्चाई है, हम कबीर को मानते हैं, हम रविदास को मानते हैं, नानक को मानते हैं, ये निर्गुण धारा के संत हैं। हम निर्गुण धारा के संतों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मैं कहता हूं कि उन्हीं निर्गुण धारा के संतों ने ही सुपथ ऋषि के बारे में कहा। फिर आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? बिल्कुल, फिर तो डिनाई नहीं कर सकते ना, कि जिसको हम स्वीकारने को तैयार हैं वही ये बात कह रहा है कि सुपथ ऋषि हुए। और बहुत जगह ये भी है कि उन्होंने सुपथ और वाल्मीकि को भी एक लिखा है, इसके भी प्रमाण है पूरी तरह से। भारतीय सुदर्शन समाज संघ के लोग ये जान करके बहुत उनको तकलीफ हो गई कि आप ये क्या काम कर रहे हैं, आप सुदर्शन को वाल्मीकि से मिला दे रहे हैं। मैं नहीं मिला रहा हूँ, प्रमाण इसके मिलते हैं। प्रमाण है, प्रमाण में 400-500 साल पहले के प्रमाण है। देव कुमार थोड़ा ना मिला रहे हैं, वो तभी से जुड़ता चला आ रहा है। अब उसके क्या कारण रहे, उसका भी है रिसर्च कि क्यों वाल्मीकि और सुदर्शन या वाल्मीकि और सुपथ एक साथ हैं, उसका कोई कारण है। वो कारण मैं उसके बारे में कहीं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन इसके ठोस कारण है कि क्यों है वो हैं। तो इसी वजह से फिर मैं चल पड़ा इस रास्ते में। तो जैसा कि अब जैसा कि आमतौर पर कुछ राज्य हैं जहां पर कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में काफ़ी तकलीफ आती है सफाई कामगार समाज को, खास तौर पर। जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में 1950 के दस्तावेज मांगे जाते हैं। अगर वो दस्तावेज उनके पास होंगे और उसमें जो लिखा होगा, चाहे उसमें वाल्मीकि लिखा हो, चाहे उसमें बसोर लिखा हो, या जो भी जाति का नाम लिखा होगा, उसी जाति से ही, उसी नाम से ही प्रमाण पत्र बनेंगे। तो मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि वहां मैं पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में तो नहीं कह सकता, क्योंकि जो है जो नियम तो मेरे ख्याल से एक ही होंगे। कानपुर में जो नियम चल रहे होंगे उत्तर प्रदेश के नियम होंगे। मैं एक बात ये कहूंगा, इसका एक कारण है। बंगाल में आपसे 50 साल का 1950 का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, मध्य प्रदेश में मांगा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में मांगा जाएगा, है ना, और कई राज्यों में मांगा जा रहा है। उसका कारण क्या है? जो आज बंगाल में जातियां पहुंची हैं वो यहीं से माइग्रेट होकर गई। हकीकत यही है कि वो जातियां जो पहुंची हैं, मध्य प्रदेश पहुंची, वहां की मूल जातियों को अगर हाड़ी को हम छोड़ दें, बंगाल में चले जाए नमो शूद्राय को छोड़ दें, है ना, गुजरात में जाए तो हम रूखी को छोड़ दें, वो तो वहां की मूल जाति है ही, वहीं की है, ओरिजिन है वो। लेकिन जो यहाँ की जातियां गई हैं, चाहे वो वाल्मीकि हो, डुमार के नाम पर हो, या बसोर के नाम पर हो, या धानुक के नाम पर हो, इनसे इस तरह का प्रमाण मांगा जाता है क्योंकि ये ओरिजिन वहां की जातियां नहीं है, ये ओरिजिन उत्तर प्रदेश की जातियां हैं। तो जो सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम जो आपने बात कही, वो उत्तर प्रदेश में नहीं आती है। वो इस वजह से नहीं आती है क्योंकि उनको मालूम है कि ये जाति यहीं की मूल जातियां हैं, इसलिए उनका जो है 1950 का रिकॉर्ड भी मिल जाता होगा ना आसानी से। हाँ, बिल्कुल मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। जाति जहाँ की है, जैसे रायपुर में कुछ जातियां जो हैं वो बंगाल से आई या यहाँ पे बस गई, तो उनको अब 20 साल हुआ यहाँ पे रहते हुए, तो यहाँ का सर्टिफिकेट बनना उनके लिए कठिन होगा। हाँ, उनके लिए कठिन होगा। तो ये जो दिक्कत है, ये जो वहां पर अभी नहीं आ रही है क्योंकि वो वहां की मूल जातियां हैं, इसीलिए वो दिक्कतें नहीं आ रही। यहाँ पर दूसरी तरह की दिक्कतें हैं। इस तरह की दिक्कत है कि जैसे कोई है कि अब आप कानपुर में आएंगे तो आपको हेला के रूप में सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि कानपुर में हेला ज्यादा है, सर्टिफिकेट यहाँ बनता नहीं है, यहाँ वाल्मीकि का बनता है, तो यहाँ नहीं बन पाएगा। इलाहाबाद चले जाएंगे तो हेला का आसानी से बन जाएगा। यहाँ इस तरह की दिक्कत है। आप इलाहाबाद जाएंगे तो आपको वहां पर शायद वाल्मीकि के बनाना मुश्किल पड़ जाए। ये इस तरह की प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम है। तो देव कुमार जी, आपसे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। आपने तमाम मुद्दों पर रिलैक्स होकर के हम लोग बातचीत किए हैं, काफ़ी ज्ञानवर्धन भी हुआ, हमारे दर्शकों का, हमारे सब्सक्राइबर्स का भी हुआ है। तो जाते जाते मैं चाह रहा हूं कि आप जो
खास तौर पर जो सफाई कामगार समाज को लेकर के जो साथी लोग काम कर रहे हैं, जो उसके अध्यक्ष हैं, सचिव बने हुए हैं और संगठन बना के काम कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं चाहता हूं कि कोई आप संदेश दें ताकि कुछ उनको जानकारी मिल सके कि वो किस तरह से काम करें कि जो आंदोलन है, आंदोलन से समाज को जोड़ा जा सके, जो सफाई कामगार समाज है, ताकि वो मुख्य धारा में आए और जिस प्रकार से और दूसरे जो दलित समाज हैं जो तरक्की कर रहे हैं वो तरक्की कर सकें। तो चूंकि आप अनुभवी हैं तो आप इस बारे में कुछ बता पाएंगे। एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो ये बिल्कुल ना सोचें कि उनका सूर्य डूब चुका है। उनका सूर्य है, उनका सूर्य है। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अभी हम इस समाज को बचा सकते हैं, इस बल पर बचा सकते हैं कि हमारे सिर्फ इसी समुदाय में ऐसी शक्ति है, हमारे पेशे की शक्ति है, इस देश में किए हुए हमारे इतने जो एहसानात हैं, इस तरह के जो हमने काम किए हैं उसकी शक्ति है, हमने जो सच्चाई और ईमानदारी से जो जीवन को जिया है उसकी हमारे पास शक्ति है। हम उस शक्ति के बल पर अपना खोया हुआ जो हिस्सा है, अपना खोया हुआ जो सम्मान है, हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और सिर्फ एक ही चीज है जो मैंने आपसे पहले कही कि स्वयं सुधार। हमारे समाज में लोग, समाज को सारे लोग सुधारने में लगे हैं, खुद को सुधारने की तरफ ध्यान नहीं देते। समाज को बचाया जा सकता है, समाज को उतना प्रेम तो करो। आप प्रेम करते हैं अपने बच्चों पर, अपना पैसा लुटाते हैं अपने बच्चों पर, समय देते हैं अपने बच्चों को, भविष्य की चिंता करते हैं आप बच्चों की अपने, लेकिन आप रिजल्ट चाहते हैं कि समाज बदल जाए। कैसे हो सकता है? समाज को बदलने के लिए आपको समाज के करीब जाना पड़ेगा, समाज के साथ साम्य बिठाना पड़ेगा। दूर से बहुत सारे लोग बात करते हैं कि समाज में टांग खींचने वाले बहुत हैं। वो बहुत सारे फेसबुक पर चित्र डालते हैं, एक आदमी टांग खींच रहा है, एक आदमी की टांग खींची जा रही है, और हमेशा जो पोस्ट डालता है वो अपने आप को सोचता है कि मैं वो आदमी हूं जो टांग जिसकी खींची जा रही है। हम ही टांग खींचने वाले हैं और हम ही टांग समाज को बचाने वाले हैं। सिर्फ यही है कि हम हमेशा अपने आप को खास समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम समाज को बदल देंगे। मैं कहता हूं कि समाज को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को इतना बदलो समाज आपको देख के बदले। आपके व्यक्तित्व में वो ऊर्जा होनी चाहिए, आपके व्यक्तित्व में वो चमक होनी चाहिए कि आप उनको देख करके लगे कि ये व्यक्ति सामाजिक है। आपके शब्द सुनने के पहले उनको मालूम पड़ना चाहिए कि ये व्यक्ति सामाजिक है और ये समाज के लिए कुछ करना चाहिए। मैं यही कहूंगा, जब तक हमारे अंदर खुद में कुर्बानी की भावना नहीं जागेगी, कोई समाज का काम नहीं कर पाएगा। सारे लोग संगठन बना करके बैठे हुए हैं। मैं भी आज इस क्षेत्र में हूँ, 25 सालों से कम सामाजिक आंदोलन में हूँ। 94-95 से मैंने शुरू किया था और 93 में मैंने पहली किताब लिखी थी समाज पर। 93 में मैंने पहली किताब लिखी थी और तब से मैं आज तक हूँ। लेकिन मैंने आज तक कोई संगठन बना करके किसी को पदाधिकारी बनाने की कोशिश नहीं की कि मैंने संगठन बनाया है, मुझको बहुत सारे राज्यों में लोग जानते हैं, आप मुझसे जुड़ जाइए। मैंने हमेशा विचार देने का काम किया है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि संगठन बनाना सबसे सरल काम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठ जाइए। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे संगठन बने हुए हैं। क्या आप एक आदमी को बदल पाएंगे? असल काम है लोगों को बदलना। तो मैं एज ए कार्यकर्ता, मैंने अपना पूरा जीवन अभी तक, क्योंकि कार्यकर्ता कोई नहीं बनना चाहता, नेता सब बनना चाहता है। और जब तक हम नीचे जाकर के काम की शुरुआत नहीं करेंगे, नेता बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब आपने काम का ढंग ही नहीं सीखा, भाई जिसने कारीगरी नहीं सीखी वो कारखाना बना के मालिक कैसे बन पाएगा? कारीगर बनना पड़ेगा। एक तो मैं यही कहूंगा, समाज को प्रेम करो, समाज पर विश्वास करो, उसके लिए अपने आप को समर्पित करो, उसको समय दो, उसके लिए पैसा दो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमें अपनी कमाई का 10% या 20% जो भी उनका खर्च करना चाहिए। लेकिन अगर आज हम अपने सामाजिक संदर्भ में कहें तो मैं कहता हूं कि हमें 50% अपने समाज में खर्च करना चाहिए। अगर हम वाकई में रिजल्ट चाहते हैं तो हम अगर रिजल्ट चाहते हैं तो हमें अपने समाज में इतना खर्च करना पड़ेगा। तब हम जा करके समाज से शिकायत करें, तब हम समाज से नाराज हों। हम समाज के लिए कुछ करते नहीं हैं।
और और हम नाराजगी रिजल्ट व्यक्त समाज करते हैं। नाराजगी व्यक्त। जिस बिल्कुल बच्चे ठीक के कहा ऊपर आप आपने सब कुछ कि खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं बच्चे के ऊपर, आप उससे भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते, उससे भी दुख हो जाता है। आप जिस पत्नी को बहुत प्यार करते हैं उसके लिए भी आप कहते हैं कि मेरी बात नहीं सुनती, यार क्या बताएं, जीवन लग रहा नर्क हो गया, फंस गया मेरा। हम्म, तो जिसको आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? उसको प्यार कीजिए। जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि अपने आप को बदलने की जरूरत है। और जो पे बैक टू सोसाइटी की बात आपने कही, जो रशिया में कहा था कि पे बैक टू सोसाइटी करना है, तो वो चीज़ें खासतौर पर जिन समाजों की हम बातचीत कर रहे हैं उन समाज में नहीं हो रहा है। और देव कुमार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे कि आप हमसे जुड़े। और अगली बार हम कुछ और दूसरे मुद्दों पर भी आपसे आशा करता हूं कि बातचीत चलती रहेगी। और साथियों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। अगर इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने तमाम दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस चैनल के बारे में जानकारी दीजिए। और अगली बार हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर, पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भीम, जय समाज।